बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है एक्सरसाइज 7.1 का, और ये कर्व की इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन में आपको दी गई है, और आपको क्या फाइंड करना है, इसके असिम्पटोट्स। ठीक है जी। तो असिम्पटोट्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते होते हैं कि क्या हर टर्म की डिग्री को हम पहले ऑब्जर्व कर लिया करते हैं। जी, फर्स्ट टर्म देखें, इसकी डिग्री आपके पास 3 है, और इसको साथ साथ हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये है जी डिग्री 3। सेकंड टर्म भी डिग्री 3 की है, थर्ड टर्म भी डिग्री 3 की है, और फोर्थ टर्म डिग्री 1 D1, एंड ये है जी D0 0 डिग्री की है। तो सेम डिग्री टर्म्स को मैं इस तरह से ब्रैकेट में कर लेती हूँ। ठीक है, और ये इस तरह से। जी, तो वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले आपने करना है इसके हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट फाइंड करना है। और हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट के लिए हम क्या करते हैं कि जी, तो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे पहले आपने इस इक्वेशन में, कर्व की इक्वेशन में देखना होता है वो टर्म ऑब्जर्व करनी है जो x की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही है। अब अगर देखें, इसमें जो ये सेकंड टर्म है ये x की हाईएस्ट पावर 2 को इन्वॉल्व कर रही है, बाकी किसी में भी आपको x की हाईएस्ट पावर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली टर्म है, इसमें आपने एक इस टर्म को पॉइंट आउट करने के बाद आपने करना ये है, इसको पॉइंट आउट कर लिया, और पॉइंट आउट करने के बाद आपने इसका कॉफिशेंट यहाँ पे चेक करना है। इस टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जो यहाँ पे बन रहा है वो है जी आपके पास y, और उसको उठा के आपने इक्वल टू 0 रखना है। ये जो इक्वेशन यहाँ से कंस्ट्रक्ट होगी, ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट की होगी। अब यहाँ पे से देख लेते हैं किसकी इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू 0 जी एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट यहाँ पे इटसेल्फ एक्स एक्सिस जो है वो एज अ हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट फाइंड आउट कर लिया। चलते हैं वर्टिकल असिम्पटोट की तरफ। वर्टिकल असिम्पटोट में आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट में किया था। अब वो टर्म नोटिस करनी है जो y की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही है, एंड दैट इज़ y³। और इसमें इसका कॉफिशेंट ऑब्जर्व करें, इसका कोई कॉफिशेंट नहीं है सिवाय 1 के। तो इसका कॉफिशेंट जो भी है उसको अगर हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक वैलिड इक्वेशन नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वर्टिकल असिम्पटोट यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, और हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट हमने देखा कि y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम इंक्लाइंड असिम्पटोट की तरफ। जी, तो ये है इंक्लाइंड या ऑब्लिक असिम्पटोट की इक्वेशन। इस इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन है इंक्लाइंड की, इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। इसमें आपने काम सिर्फ ये करना होता है कि आपको m और c की वैल्यू नहीं पता, y इंटरसेप्ट और स्लोप ऑफ द लाइन नहीं पता होता, बाकी सब कुछ हमें यहाँ पे पता है, और हम सिर्फ इन दोनों के लिए सारी वर्किंग करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या करना है, चूँकि इसमें टर्म्स डिग्री डिफरेंट डिग्री टर्म्स यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो हर डिग्री की टर्म को आप यहाँ पे तरतीब से लिख लें। सबसे पहले हम हाईएस्ट डिग्री जो हमें यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म्स नज़र आ रही हैं वो डिग्री 3 की नज़र आ रही हैं, तो हम डिग्री 3 से शुरू करेंगे। तो टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाइ से, उसकी सबस्क्रिप्ट में 3 लिखिए ताकि पता चले ये 3 डिग्री टर्म है, और हर टर्म चूँकि एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है कर्व की, इसके अंदर जाना है, और जहाँ आपको वाई नज़र आता है वहाँ आपने m और x जहाँ नज़र आएगा वहाँ आपने 1 पुट कर देना, और उसके बाद फिर देखना है कि डिफरेंट डिग्री की टर्म्स आपको क्या क्या आंसर देती हैं। ठीक है जी। थर्ड डिग्री टर्म, आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m बिकम्स डिपेंडेंट ऑन m। ठीक है, थर्ड डिग्री टर्म m पे डिपेंड कर रही है क्योंकि x ने तो 1 ही हो जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, उससे तरतीब में नीचे आना है सेकेंड डिग्री टर्म। ठीक है, सेकेंड डिग्री टर्म ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई, यहाँ पे मौजूद नहीं है वो अलग बात है। फिर फर्स्ट डिग्री टर्म, और फिर 0 डिग्री टर्म। हमने तरतीब से सारी डिग्रीज लिखनी है, हाईएस्ट डिग्री वहाँ से देख लेनी है, और उसके बाद 0 डिग्री तक आपने जाना है हमेशा। फर्स्ट डिग्री टर्म डिपेंडिंग अपॉन m, एंड 0 डिग्री टर्म इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन m है। वेरिएबल हमारा m बन गया। थर्ड डिग्री टर्म देखें, यहाँ पे अगर आप m पुट करते हैं तो ये m³ प्लस m प्लस 2m²। तो थर्ड डिग्री टर्म है जी आपके पास m³ प्लस m प्लस 2m²। सेकेंड डिग्री टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, दैट्स मैं उसकी जगह 0 लिखूँगी। फर्स्ट डिग्री टर्म जो है वो आपके पास -m है, और 0 डिग्री टर्म आपके पास 1 ही है। ठीक है, ये सारी डिग्रीज मुख्तलिफ डिग्रीज की टर्म्स
मुख्तलिफ टर्म्स मुख्तलिफ डिग्रीज़ की यहाँ निकालने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने m फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए आपने जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वल्स टू 0 रखना है। ठीक है, उसको 0 रखने के बाद वहाँ से m की डिफरेंट वैल्यूज़ जो भी आती हैं आपने वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ से एक वैल्यू आती है 0, इसको अगर आप, ये बनता है आपके पास m+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से m इज़ इक्वल्स टू -1 एंड -1। तो m आपके पास एक वैल्यू आती है 0 जो कि नॉन रिपीटेड है, और एक वैल्यू आती है -1 जो कि रिपीटेड है। इस वैल्यू के लिए भी हम c फाइंड करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग भी जो c आता है वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर इस तरह से इस इक्वेशन में जाके पुट करके इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की इक्वेशन बना लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पिछले क्वेश्चन को करवाते हुए कि जब आपके पास m की वैल्यू नॉन रिपीटेड आती है तो फिर आपको c फाइंड करने का तरीका, और जब रिपीटेड वैल्यू आती है तो c फाइंड करने का तरीका बदल जाता है। अब इस तरीके से यहाँ पे जो आपने इस वैल्यू के लिए, नॉन रिपीटेड वैल्यू के लिए c फाइंड करना है, एक वैल्यू की m की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली c का एक ही आंसर आपके पास है जी। तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि चूंकि रिपीटेड वैल्यू है तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंगली c के भी 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं लगाने लगी हूँ c के लिए, वो फॉर्मूला होगा आपका फ्रैक्शन से हाईएस्ट डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव और उससे ऊपर उससे लोअर डिग्री टर्म 5/2m। और यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है, आपने यहाँ से शुरू करना है c² / 2 फैक्टोरियल और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हाईएस्ट डिग्री टर्म का सेकंड डेरिवेटिव, और फिर c⁻1/1 फैक्टोरियल, फिर उससे लोअर डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर c⁻0/0 फैक्टोरियल, और फिर उससे लोअर डिग्री टर्म का 0 डेरिवेटिव इस इक्वेशन से। ठीक है जी। तो c आपके पास है, अब मैं आपको पीछे ले चलूँ ज़रा, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि थर्ड डिग्री टर्म जो है वो आपके पास ये है। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो 3m² + 1 + 4m, ये आपके पास आता है 3m² + 4m + 1, और न्यूमरेटर में आपके पास आएगा सेकंड डिग्री टर्म, और जी सेकंड डिग्री टर्म आपके पास आपने क्या निकाली हुई है, दैट इज़ 0। ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे, अच्छा डिनोमिनेटर में चूँकि m इन्वॉल्व हो रहा है और ये काम आप सब कर रहे हैं m = 0 के लिए। ठीक है। तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पहले वैल्यू पुट कर दें, फिर उसके बाद इस पूरे को 0 कीजिएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0, इस टर्म में 0, और यहाँ 1 बनता है, क्योंकि मैं ये ऑब्ज़र्व करना चाह रही थी कि कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं बनती है। तो 0/0 फॉर्म बने तो फिर इसको दूसरे फार्मूले से करना होता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि अगर आपके पास m की वैल्यू एक आ रही हो, नॉन रिपीटेड वैल्यू, तो यही फार्मूला हमारा काम कर जाता है और 0/0 फॉर्म नहीं बनती है। तो यहाँ 0/1 बन रहा है। ठीक है, 0/1, तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो फाइनली आपके पास c का आंसर 0 आ रहा है। नॉर्मली इस केस में अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे -1 के केस में, आप देखेंगे कि 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अच्छा खैर, यहाँ से m 0 है तो c भी 0 है, तो y 0 जो है यहाँ पे आपके पास, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है इंक्लाइंड एसिम्प्टोट का mx + c, m भी 0 c भी 0, तो आपके पास फाइनली ये इंक्लाइंड एसिम्प्टोट आता है, और यही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी था, आपने देखा था। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ही यहाँ पे इंक्लाइंड एसिम्प्टोट का काम भी कर रहा है। अब यहाँ चलते हैं, अगर मैं हल्का सा आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्मूले से m = -1 रिपीटेड वैल्यू के केस में यही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, इस यहाँ तक जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0, और डिनोमिनेटर में m की जगह ज़रा -1 पुट करें, ये बनेगा 3 - 4 + 1, ये देखें ये बनेगा 4 - 4 0,
तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी और ये फार्मूला फिर एप्लीकेबल नहीं होगा और फिर हमें ऑल्टरनेटिव फार्मूले से करना पड़ेगा और ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें आप ये ज़हन में रख लें कि जब भी कभी आपकी m की वैल्यू रिपीट होगी तो ये सिंपल फ्रैक्शन वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। ये काम तभी करेगा जब m की वैल्यू नॉन रिपीटेड होगी, और जब रिपीटेड वैल्यू आएगी तो फिर हमें इसी फार्मूले से चलना होगा। चलें जी, ये फार्मूला करते हैं। c/2 फैक्टोरियल मीन्स 2 थर्ड डिग्री टर्म का डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया था, इसी का एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये आएगा 6m + 4। आगे है जी c/1 फैक्टोरियल मीन्स 1। सेकेंड डिग्री टर्म वैसे ही 0 है, उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। और ये c की पावर 0/0 फैक्टोरियल मीन 1। और फर्स्ट डिग्री टर्म जो है वो आपके पास आती है जी -m। तो यहाँ से 2 को अगर आप कैंसिल आउट कर लें तो आपके पास बनेगा c² 3m + 2 और -m, ठीक है। और c² 3m + 2 = m c² m/3m + 2। अच्छा, ये काम आप कर रहे हैं m = -1 के लिए, तो जहाँ m है वहाँ -1 पुट कर दें। ठीक है जी। तो c का आंसर आएगा आपके पास, c² का आंसर आ गया जी 1। तो फाइनली अंडर रूट लेने के बाद +-1, ठीक है जी। तो आपने देखा 4m इज़ -1 रिपीटेड वैल्यू, c का आंसर आपके पास उसके करेस्पॉन्डिंगली 2 आंसर्स आए हैं c के, ठीक है। तो एक दफ़ा आप c को 1 और m को -1 कंसिडर करेंगे और एक दफ़ा c को -1 और m को -1 कंसिडर करेंगे, तो इसके करेस्पॉन्डिंगली y = mx + c और इसके करेस्पॉन्डिंगली भी y = mx + c से क्या बना, यहाँ वैल्यू पुट कर लें। y = -x + 1 और y = -x - 1, ठीक है जी। ये आपके पास यहाँ से 2 इंक्लाइंड असिम्प्टोट्स आते हैं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो y = -x + -1। ये आपके पास एक इंक्लाइंड, 2 इंक्लाइंड असिम्प्टोट, यहाँ से आपके पास तीसरा, और तीसरा इंक्लाइंड असिम्प्टोट जो है y = 0, ये आपका मैच कर रहा है हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट से। तो होप सो कि आपके यहाँ पे समझ आ गया होगा।